लास्ट क्लास में हमने कोलिजन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के कोलिजन भी देखे थे, इलास्टिक, इनइलास्टिक, ठीक है, वो सब स्टडी किया था। आज कोलिजन ही स्टडी करना है, तो सेंटर ऑफ मास अपना है ना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाद में हम रोटेशन पे आ पाएंगे, ठीक है। एक स्पेशल केस मुझे स्टडी करवाना है। बोर्ड में स्कूल के एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वो स्कूल पे डिपेंड करेगा, पर कंप्यूटर पार्ट में डेफिनेटली काम करे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्या स्टडी करना है हमें। सपोज एक ट्रक आ रही है सामने, ठीक है, एक ट्रक सामने आ रही है इस तरफ, मान लो 2 की स्पीड से आ रही है सपोज, और यहाँ पे एक बॉल है, टेनिस बॉल है, ठीक है। इसको डायरेक्ट टेनिस बॉल को क्या जाएगा, ऐसे सामने फेंक रहे हो, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मुझे बताओ बॉल किस तरफ जाएगी, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसा सिचुएशन है, जैसे कोलिजन हो रहा है कि बॉल में फेंक रहा हूँ ट्रक की तरफ, किस तरफ जाएगी बॉल, राइट साइड जानी चाहिए बॉल, लॉजिक है, ठीक है ना। कितनी स्पीड से जाएगी वो बात की बात है, पर इस तरफ जाएगी। ट्रक का क्या होगा, बोलो, ट्रक आगे जाएगी पीछे जाएगी, क्या होगा, ट्रक आगे जाएगी। मुझे ये बताओ ट्रक की पहले 2 की स्पीड थी, मैं बोल सकता हूँ ट्रक की बाद में 2 की स्पीड ही रहेगी, ट्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रक आ रही है, मैं सामने ऐसे टेनिस बॉल मार रहा हूँ, बोलो बॉल तो रिबाउंड हो गया, ट्रक पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बोलो सही है गलत, सही है, असम्पशन मेरा सही है ना। ट्रक को क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक तो अपने हिसाब से आती रहेगी, ठीक है ना। तो ये वाला केस हमें स्टडी करना है। इसमें देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ट्रक इज वेरी 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 हैवी देन द बॉल। तो ये वाला केस स्टडी करेंगे कि कोलिजन ही हो रहा है, पर एक पार्टिकल का मास क्या है, बहुत ज्यादा दूसरे के कंपेरिजन, ठीक है। तो ये वाला केस हमें स्टडी करना है कि स्पेशल केस, तो वो एक बता देता हूँ, बाद में दूसरे टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। आज खत्म हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। टॉपिक नहीं है, 2 3 4 बना के नए स्टेटमेंट लिख लो। ये वाला लिखो, when one particle is very much heavier, when one particle is very much heavier than the other during collision, when one particle is very much heavier than the other during collision, the velocity of the heavier particle, क्या लिख सकते हैं, velocity of the heavier particle remains same. The velocity of the heavier particle remains same after collision. तो इसमें डायग्राम बनाते हैं, जनरल डायग्राम बना रहे हैं। क्या होगा कि सपोज एक ये पार्टिकल है, इसको m1 ले लेते हैं, ये दूसरा पार्टिकल है m2, ठीक है। इस तरफ जा रहा है कुछ u1 वेलोसिटी से, इधर जा रहा है u2 वेलोसिटी से। यहाँ से हम अज्यूम करेंगे कि m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2, ठीक है ना। m1 बहुत हैवी है, नोटेशन ध्यान रखना, 1 मतलब क्या, इधर वेरी हैवी, 2 मतलब क्या होगा, वो लाइट, ठीक है। तो कोलिजन के बाद, ये बिफोर वाला केस है, कोलिजन के बाद क्या लिख सकते हैं, ये जो m2 है उसकी वेलोसिटी u2 ही रहेगी या चेंज होगी, बोलो। ये m1 है और ये m2 है, ये लाइट पार्टिकल, ये हैवी पार्टिकल, तो लाइट पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, चेंज हो जाती है। लेकिन मेरा वो इंटरेस्ट है
ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है, ये चेंज हो जाएगी। पर ये जो हैवी पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी मैं क्या लिख सकता हूँ, u1 सेम ही रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ट्रक वाला केस, ठीक है ना, हेवियर जो पार्टिकल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे मेन क्या निकालना है, ये v2 निकालना। अब कैसे निकाले, तो हमने लास्ट क्लास में याद हो तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था, वो एक रेशियो था, रेशियो था वो, किसका रेशियो था, तो सेपरेशन ऑफ अप्रोच क्या है फॉर्मूला उसका, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v2। तो ई को ऐसा ही रखते हैं, v2 को मैं v2 ही रख रहा हूँ क्योंकि वो मुझे निकालना है। v1 को क्या लिख सकते हैं, u1 लिख सकते हैं अपॉन u1 माइनस u2। तो देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो v2 माइनस u1 उसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, EU1 माइनस EU2 ऐसे लिख सकते हैं। तो V2 इक्वल टू, और वापस मैं रीअरेंज कर रहा हूँ तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस EU2 इधर लेके जाओ तो प्लस 1 प्लस EU ऐसे लगा, ये V2 आ जाएगा। ये V2 का फॉर्मूला, कभी भी हैवी वाला केस, ट्रक वाला केस ऐसा कोई आया ना, ये फॉर्मूला लगाता हूँ। ये कौन सा पार्टिकल है, 2 आया मतलब कौन सा पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल। 1 मतलब किसकी बात कर रहे हैं, हैवी पार्टिकल, ठीक है। तो लाइट पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने आफ्टर कोलिजन, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब तो उस क्वेश्चन में दिया हो कि भाई कोलिजन इलास्टिक है, तो ई की वैल्यू क्या डालोगे, 1, इनइलास्टिक है क्या डालोगे, अगर कंप्लीटली इनइलास्टिक हो तो ये क्या डालोगे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो स्टेटमेंट लिखा है उसके नीचे सब लिखो, पहले डायग्राम ड्रॉ करो बाद में लिखो। हो गया क्या? इसमें एक और एक्स्ट्रा मैं कुछ पॉइंट लिख पा रहा हूँ, ठीक है, वो भी इस तरीके से बाकी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। अगर सपोज मैं एक बॉल को ऐसे नीचे फेंकूं तो बॉल क्या जमीन के साथ टक्कर के ऊपर बाउंस होगा, तो इधर भी क्या कोलिजन का एक केस है।
तो इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है अपना बॉल, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है ग्राउंड। तो उस केस में कौन सा ये वाला फॉर्मूला लगा, बॉल लाइट ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड को क्या मान सकते हो, हेवी ऑब्जेक्ट मान सकते हो, इसको कंपेरिजन में एकदम हेवी है। सेम केस कि अगर बॉल को मैं वॉल की तरफ फेंकूं तो इधर भी कोलिजन हो रहा है, किसके बीच में, दो ऑब्जेक्ट है, इधर एक बॉल है और दूसरा कौन सा है, वॉल। तो यहाँ पे भी जो वॉल है, दीवार जो है, उसको क्या है, वेरी हेवी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला केस भी इसमें मैं स्टडी करवा देता हूँ। इसके नीचे देखो, इफ द हेवी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, if the heavy object is at rest, ब्रैकेट में लिखो ग्राउंड कॉमा वॉल, if the heavy object is at rest, ब्रैकेट में लिखो ग्राउंड कॉमा वॉल, then ये U1 क्या लिख सकते हैं, ग्राउंड और वॉल तो क्या मूव नहीं करते हैं ना, तो U1 क्या लिख सकते हो, 0 लिखो, देन U1 इक्वल टू 0, U1 इक्वल टू 0। तो V2 कितना हो जाएगा, माइनस U2, तो ऐसा ही रहेगा, ये पार्ट 0 है तो पूरा पार्ट भी क्या 0 हो गया ना, तो ये एक और रिजल्ट आया, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस U2 माइनस U2। इसका ना मतलब समझाता हूं मैं विजुअलाइजेशन में, ये इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, काम आएगा हमें। तो जैसे ग्राउंड दिया है, ठीक है, एक पार्टिकल नीचे आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, मान लो कुछ V0 स्पीड से आ रहा है, ग्राउंड से टकरा था, कोलिजन के बाद क्या होगा, रिबाउंड होगा। तो मैं यहाँ पे साइड पे बना रहा हूँ, रिबाउंड होगा, कितनी स्पीड से रिबाउंड होगा, ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो डायरेक्ट, कितनी स्पीड से रिबाउंड होगा, EV खत्म, डायरेक्ट E टाइम्स हो जाती है। ठीक है, अगर V0 से आ रहा है, टकरा रहा है, EV0 से रिबाउंड होगा। माइनस इधर क्या दिखा रहा है पता है, अपोजिट डायरेक्शन, ये नीचे आ रहा है, बाउंस के बाद कहाँ पे जाएगा, E टाइम्स डायरेक्ट हो जाएगा। ये ग्राउंड का केस है। अगर वॉल आ जाए तो भी ये कर सकते हैं कि सपोज पार्टिकल आ रहा है V0 स्पीड से, कोलिजन के बाद जब रिबाउंड होगा, कितनी स्पीड से रिबाउंड होगा, डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान रखें। ओके, इसका ये मतलब होता है, इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, ये ऐड कर दो डायग्राम। चलिए ओके, इसके बेस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, बाद में दूसरे टॉपिक पे आएंगे। लिखो क्वेश्चन, अ वेरी हेवी ऑब्जेक्ट is moving with a very heavy object is moving with 3 meters per second. A very heavy object is moving with 3 meters per second. ठीक है, तो a 2 kg particle, a 2 kg
particle is moving towards the incoming heavy object, a 2 kg particle is moving towards the incoming heavy object, with speed 10 meters per second, with speed 10 meters per second. ठीक है, full stop. Find the final speed of 2 kg particle. Find the final speed of 2 kg particle. Find the final speed of 2 kg particle if collision is completely elastic. Find final speed of 2 kg particle if collision is completely elastic. Collision is completely elastic. ठीक है, तो ऐसा कोई केस है हैवी वाला, वेरी हैवी वाला, कौन सा इसमें देखो दो फॉर्मूलास बने, कौन सा इस केस में लगाओगे, ऊपर वाला नीचे वाला? क्यों ऊपर? हैवी ऑब्जेक्ट अपना मूव कर रहा है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो मेरे को डेटा लिखना पड़ेगा। नोटेशन पे ध्यान रखना, 1 जो लिखते हैं 1 वो कौन से के लिए होता है? हैवी। 2 क्या होता है? लाइट। तो U1 बोलो कितना होगा? कितने से जा रहा है हैवी ऑब्जेक्ट? 3 से जा रहा है, तो U1 कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड। E कितना होगा? बोलो E कितना होगा? 1 होगा ना, कंप्लीटली इलास्टिक किया, इक्वल 1 से U2 लिख लो, लगाओ फॉर्मूला, V2 निकालना है, करो सॉल्व। हो गया क्या? इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या आ रहा है आंसर? क्या -4 आ रहा है सबका। ओके, तो V2 इक्वल टू देखो फॉर्मूला है अपने पास -EU2 और क्या था +1 + EU1 है ना। तो इसमें माइनस E कितना है 1, U2 कितना डाला 10 है ना। ये जो तुम्हारा आंसर है -4, ठीक है। अगर जेरो यूनिट में क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें बहुत हाई चांसेस है ऑप्शन में -4 दिया होगा। तो अब सॉल्व किया है, तुम खुश हो जाओगे भाई ऑप्शन भी मैच हो रहा है, मार्क करके आ जाओगे। ठीक है, इसमें एक गलती की है और ये एक्सपेक्ट है, मुझे क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड था कि गलती होगी, तो सबसे गलती हुई। U2 जो है वो 10 आना चाहिए, विजुअलाइज करो प्रॉब्लम। आमने सामने आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, आमने सामने आ रहे हैं तो U2 क्या आएगा -10 आएगा। U2 जो है वो -10 डालो, 1 + E तो 1 हो गया और U1 अपना कितना है 3। इसको सॉल्व करो तो V2 कितना आ रहा है 16 मीटर पर सेकंड, 16 की स्पीड से रिबाउंड होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आएगा आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है ना, आमने सामने आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, पता होना चाहिए था।
ओके, ये पार्ट हो गया। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A ball is released from height h. A ball is released from height h above the ground. Ball is released from height h above the ground. ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। पहले पार्ट में देखो, फाइंड वेलोसिटी and time. Find velocity and time just before hitting the ground. Find velocity and time just before hitting the ground. ठीक है, दूसरे पार्ट में लिखो, find maximum height and time taken. Find maximum height and time taken after hitting the ground. ठीक है, दूसरे पार्ट में ये दिया हुआ है। तो पहला पार्ट साथ में करते हैं, इसमें भी डिस्कस करते हैं ढंग से। फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि अपने ग्राउंड है, ठीक है, पार्टिकल को रिलीज किया हुआ है, बॉल को रिलीज करते हैं, बॉल को रिलीज करे फिर नीचे गिरेगा, फिर बॉल जो है नीचे गिरेगा तो क्या उसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना, फिर वेलोसिटी कुछ v ले लेते हैं। ठीक है, तो ये v फाइंड करना है और साथ में क्या फाइंड करना है, टाइम, कि कितना टाइम लगेगा गिरने में। यहाँ पे डेटा क्या लिख सकते हैं, ये हाइट तो एक दे रखी है, यहाँ पे क्या डेटा लिख सकते हैं, 0 क्या मास, क्या इनिशियल स्पीड u0 होगा ना। अब पहले पार्ट में ये पूछा है कि v और t निकालना है, कि कितना स्पीड होगी, कितना टाइम होगा, वो सब निकालना है। अब ये समझो, ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। इसमें क्या काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स मतलब वो तीन इक्वेशन जो है v = u + at, s = ut + half at², वो सब लगाना है। ठीक है, करो, ट्राई करो एक बार अपने आप को, फिर ड्रॉ कर लेना डायग्राम कि v और t को निकालना है। g को इसमें g ही रखना, वैल्यू डालने की जरूरत है।
v निकालना हो कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर? थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, ये इक्वेशन अप्लाई करें। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी जो हमें निकालनी है। u क्या होगा? 0। शुरुआत में तो रेस्ट का काट गया ना, रिवर्स किया उसको, प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना होगा? जी पर जी नीचे की तरफ है, माइनस जी, साइन का ध्यान रखना है। क्या होगा? माइनस जी। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब क्या हाइट होता है? मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि एस का मतलब हाइट नहीं होता है। एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल नीचे जा रहा है तो कितना डिस्प्लेस हुआ? एच हुआ, पर नीचे जा रहा है तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh इक्वल क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2gh। तो यहाँ पे ना माइनस डालना पड़ेगा। क्यों माइनस डालना पड़ेगा? नीचे की तरफ है ना, ये आएगा माइनस अंडर रूट 2gh। ठीक है, ये अपन ने निकाला, ये वेलोसिटी है। अब ऐसे इक्वेशन यूज करके टाइम निकालो, इजी निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाए टाइम निकालने के लिए? फर्स्ट भी लगा सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन लगाए तो v इक्वल टू यू प्लस 80, तो v अपना आ गया, कितना आया था? माइनस अंडर रूट 2gh। u तो 0 होगा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? माइनस g, और t निकालना है तो ये g इधर आ गया, तो देखो ये अंडर रूट 2gh अपॉन g, तो g कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट में, तो टाइम कितना आ जाएगा? पूरा अंडर रूट 2h/, ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, इतनी इसकी वेलोसिटी होगी और ये क्या होगा? टाइम होगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया अभी, ये पहला पार्ट हुआ है। दूसरे पार्ट में, दूसरा पार्ट मेन है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? जब ये स्ट्राइक होगा, ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब एक तरह का क्या है? कोलिजन हो, तो बाउंस होने के बाद, हिट होने के बाद ये बाउंस होगा तो ऊपर जाएगा बॉल। क्या लगता है बॉल इतनी हाइट तक जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? क्या मैं बॉल को रिलीज कर रहा हूँ तो ऐसा बॉल रिलीज कर दे तो उतनी हाइट तक कभी आता ही नहीं है, नीचे ही आता है। बॉल को फेंके तो बात अलग है, तो बॉल को रिलीज करो तो क्या कम हाइट तक बाउंस होता है, तो यहाँ तक बाउंस हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये हाइट निकालनी है, ये कुछ हाइट h1 ले लेते, ठीक है। अब इधर भी डेटा लिखते हैं। अब इसमें नॉलेज यूज करना है कोलिजन का। कोलिजन के बाद मुझे बता सकते हो इसकी इधर स्पीड कितनी होगी? अभी मैंने वो स्टेटमेंट लिखवा है, अगर v स्पीड से आ रहा है कोलिजन के बाद कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट लिख सकते, ठीक है, कि v से आ रहा है ये कितनी हो जाएगी? ईवी हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखना है? 0। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। और यहाँ पे टाइम निकालना है तो टाइम कुछ t1 ले लेते, ठीक है। अब से वापस काइनेमेटिक्स लगाओ, h1 और t1 लगाना है, ठीक है। ऐड करना डायग्राम में, निकालो h1 और t1।
H1 is equals to EH. EH नहीं आना चाहिए तो देखो अब यहाँ से आप काइनेमेटिक्स लगाओ थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो वाकई v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a सब देखो इधर से इधर लगा रहे तो ये क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी v क्या लिखो इधर 0 u कितना होगा ev के बराबर होगा मतलब v स्क्वायर प्लस 2 a कितना होगा माइनस g h क्या होगा h1 ठीक है ना ये अपना डिस्प्लेसमेंट होगा तो देखो इधर क्या लिख सकते हैं e स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू 2gh1 ये अपना आंसर नहीं है v आ गया है अपना v यहाँ पे आया था अच्छा तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2gh अंडर रूट हट जाएगा इक्वल टू 2gh1 तो 2g कैंसिल हो गया तो h1 देखो किसके बराबर है e स्क्वायर h ठीक है h1 क्या है e स्क्वायर h है h1 इक्वल टू e स्क्वायर h ठीक है ना पैटर्न देखो पहले h हाइट थी पहला कोलिजन हुआ ठीक है ये पहला कोलिजन हुआ उसका कितनी हाइट तक क्या हो e स्क्वायर h अब वो वापिस नीचे गिरेगा तो वापिस बाउंस होगा और कम हाइट तक बाउंस होगा क्या लगता है वो हाइट कितनी होगी पैटर्न देखो पहले h है बाद में स्क्वायर h बाद में क्या होगा e रेज़ टू 4h स्क्वायर होते जा रहा है e रेज़ टू 4h थर्ड कोलिजन के बाद क्या होगा e रेज़ टू 6h इससे हाइट क्या छोटी होते जा रही ठीक है ऐसा पैटर्न मिलता है ये लिखिए ठीक है इसका वजह से लिखो कि आफ्टर सेकेंड कोलिजन आफ्टर सेकेंड कोलिजन क्या होगा H2 लिख लो उसको ठीक है ना H2 इक्वल टू क्या आएगा e रेज़ टू 4h H2 इक्वल टू e रेज़ टू 4h एंड सो ऑन ठीक है बाद में कोई भी पूछा हो उसका आ जाएगा e रेज़ टू 4h एंड सो ऑन ठीक है ना ऐसे लिख सकते ठीक है और क्या टाइम भी निकालना है तो यहाँ से यार कौन सी सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं या फर्स्ट लगाओ तो भी चलेगा इधर से इधर अगर फर्स्ट इक्वेशन लगा है v इक्वल टू u प्लस at तो v तो क्या होगा 0 u किसके बराबर होगा ev एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस g तो टाइम क्या अपना t1 तो t1 कितना आ गया ev बाई g v अभी इधर हमें पता है अंडर 2gh बाई g तो t1 इक्वल टू g अंदर रूट में चला जाएगा तो e अंडर रूट 2h बाई g ठीक है ना
ये T1 आ गया, E अंडर रूट 2H बाई G। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे ये क्या JEE मीन और नीट, उसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं JEE एडवांस की बात करूं, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में क्या फर्क आएगा, क्वेश्चन लिख लो, जो भी नीट के स्टूडेंट्स है ना वो भी लिखो ये क्वेश्चन। ठीक है, अपने लिए तो फिजिक्स है, वो सब एक होता है, वो क्या कहते हैं नीट लिया JEE उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ तो समझना कि क्या फर्क है लेवल का। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, a ball is released from height h, a ball is released from height h, ठीक है, full stop, find the average speed, find the average speed during its entire motion, find its average speed during its entire motion if coefficient of restitution is E, if coefficient of restitution is E। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें देखो सॉल्यूशन में करवाऊंगा, तुम्हें समझ में तो आ जाएगा कि कैसे किया है। ठीक है, तो उससे कुछ सीख नहीं पाओगे, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा ना उसमें, तो तुम समझोगे उसमें। ये क्वेश्चन है ना, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये ट्राई करना है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, इसमें एंटर मुझे कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बॉल है, बॉल को मैं रिलीज कर रहा हूँ कुछ हाइट से, पूरा मोशन एंटायर मोशन कैसा होगा उसका मोशन, पहले बाउंस हो, कम हाइट तक गया, वापस बाउंस होगा और कम हाइट तक होगा, ऐसे बाउंस होते रहेगा, फाइनली ऐसे 10-12 बाउंस होगा, फाइनली क्या हो जाएगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, रेस्ट पे आ जाएगा। ओके, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, पहली हाइट कवर की, ऊपर गए नीचे गए, हर एक का डिस्टेंस ऐड करना है पूरा, और वैसे ही क्या ऐड करना है, टाइम। मतलब ये जो क्वेश्चन कर रहा है ना, उसका नॉलेज यूज होगा, उसका नॉलेज यूज होगा इसमें। ठीक है, एडवांस ये वाले क्वेश्चन में ये थोड़ा फर्क होता है। ठीक है ना, बाकी कंसेप्ट में बस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट ये ट्राई करो। ठीक है, अप्रिसिएशन मिलेगा कि फिजिक्स हम किस लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो ये एक पार्ट हो गया अपना। अब एक और टाइप का कोलिजन मुझे स्टडी करवाना है। वो कोलिजन कैसा होता है कि सपोज, ठीक है, एग्जांपल तुम्हें कहूँ, कैरम, कैरम अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, जो स्ट्राइकर होता है, ठीक है, मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ, तो वो जो स्ट्राइकर है वो सपोज कोई वाइट ऑब्जेक्ट को लग रहा है, तो जरूर थोड़ी सीधा ही जाएगा। कोलिजन के बाद क्या होगा, स्ट्राइकर इस तरफ जाएगा, व्हाइट ऑब्जेक्ट इस तरफ जा सकता है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है। तो इसका मतलब सीधी लाइन में कोलिजन नहीं हो रहा है, मूवमेंट क्या हो रहा है, इधर यहाँ कहीं पे भी हो रहा है। 2D में पूरे प्लेन में मूवमेंट कैसा भी हो सकता है। ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं, हम ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। ऑब्लिक कोलिजन, अभी तक जो हमने कोलिजन पढ़ा ना, वो एक ही लाइन में थे, पार्टिकल ऐसे आ रहे सीधे इसी लाइन में जा रहे। ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं, जो हमने स्टडी किया उस कोलिजन को क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन। एक ही लाइन में हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, हेड ऑन। और ऐसे 2 डायमेंशन में हो रहा हो, ऐसे कोलिजन को क्या कहते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। तो हमें क्या स्टडी करना है, ऑब्लिक कोलिजन स्टडी करना है। ठीक है, लिख लो ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, देखो उसमें इट इज द collision
It is the collision in two dimensions. It is the collision in two dimensions. ठीक है, it is the collision having two, sorry, it is the collision in two dimensions. ठीक है, full stop. Continue में लिखो, the velocities of the particles, the velocity of particles have some angle. The velocities of the particles have some angle with respect to the line of impact. With respect to the line of impact. With respect to the line of impact. अब ये समझाता हूँ क्या है, डायग्राम से समझते हैं। तो जैसे ये दो बॉल है, ठीक है, कैरम का केस ले सकते हो, कोई बॉल का केस ले सकते हो, अपने वो पूल खेलते हैं स्टिक से, उसका भी केस ले सकते हो, ठीक है ना, कैसे बॉल आ रहा है। अब ये जो बॉल है वो इस तरफ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये कुछ U1 ले लेते हैं, ये U2 ले लेते हैं। अब टू डायमेंशन का एरो बनाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन मतलब क्या है, कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, कांटेक्ट में होंगे, तो ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन। और कोलिजन के बाद क्या हो सकता है, पहला पार्टिकल कुछ ऐसे जाए, दूसरा पार्टिकल कुछ ऐसे जा सकता है, ठीक है, ऐसा कोई भी रैंडम मोशन हो सकता है। ओके, तो कोलिजन के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है, इसकी v2, ठीक है, ये इसका मास m1, इसका m2, ठीक है, ऐसे कुछ रैंडमली मोशन होगा। ऐसा जो कोलिजन होता है इसे क्या कहते हैं, ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है वो समझाता हूँ। कोलिजन कॉन्टेक्ट यहाँ पे जैसे दो सर्कल से पहले परपेंडिकुलर बनाओ, ये जो लाइन होती है कॉन्टेक्ट की, इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, इसे क्या कहेंगे अब, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहेंगे। जो नॉर्मल फोर्स लगता है ना, इसमें नॉर्मल फोर्स क्या जैसे लगेगा, वो क्या होती है, अपनी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये सब देखो, ये सब वेक्टर क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल बनाते होंगे ना, ऐसा कुछ कोलिजन हो तो क्या कहते हैं, उसे ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन में ऐसा केस आता है, ये आफ्टर कोलिजन, ठीक है, ये कहीं और जाएंगे। तो अपना टारगेट तो वही है, ये V1 V2 मुझे स्टडी करना, ठीक है, ऑब्लिक में ड्रॉ कर लो डायग्राम।
अच्छा, इसमें हम जो पहले कोलिजन स्टडी करते थे उसमें इक्वेशन क्या लगाते थे, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम Ti इक्वल टू Pf, ठीक है ना, वो लगाते थे। यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। Ti इक्वल टू Pf कब लगाते हैं, बस बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, अंदर अंदर लग सकता है, इधर भी क्या बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन Ti इक्वल टू Pf लगा सकते हो। बस फर्क कितना है, इधर है ना तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब आई कैप जी कैप लिखना है, तो उतना ही फर्क है, बाकी Ti इक्वल टू Pf बिल्कुल लगा, ठीक है। ये डायग्राम के नीचे लिखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम is applicable, conservation of momentum is applicable। इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते हो Ti इक्वल टू Pf, पर ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। Ti इक्वल टू, टाइप बॉक्स मत बनाना है, स्टडी कर रहे हैं बस। Ti इक्वल टू Pf, ठीक है। Pi मतलब इनिशियल मोमेंटम इनका, तो इनिशियल मोमेंटम वाले दोनों का लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे, mu1 प्लस mu2 और सेम u1 u2 का एरो बनेगा, जो वेक्टर है। सिमिलरली Pf की जगह क्या लिखोगे, mv1 वेक्टर फॉर्म में प्लस m, ठीक है ना, बस ये लिख के छोड़ दो, कहीं पे बॉक्स से ऐसा कुछ नहीं बना। ठीक है, अब इसमें ना ये खास तो मैं वो स्कूल के लिए करवा रहा हूँ, थियरी वाला पार्ट इसमें एक आ सकता है जो एनसीईआरटी ने दिया है, वो बता देता हूँ। वो मेन तो स्कूल के लिए है, पर ध्यान देना प्रॉब्लम्स में काम आएगा, ठीक है। पर थियरी वाला पार्ट जो लिखा है वो लिख सकते हो, ठीक है, अगर आ जाए तो स्कूल में। बाकी वो समझना तो ही कैसे किया है, क्योंकि प्रॉब्लम्स करूंगा तो उसमें काम आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा देता हूँ, डायरेक्ट वो स्कूल के एग्जाम में लिख सकते हो अगर आए तो। लिखो क्वेश्चन, स्टडी इलास्टिक कोलिजन, स्टडी इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, स्टडी इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, स्टडी इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। डायग्राम एक बेसिक समझा देता हूँ क्या है। मान लो एक पार्टिकल, यहाँ पे इस पार्टिकल का मास कुछ m1 ले लेते हैं, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे ले लेते हैं m2, ठीक है। ये जो लाइन है इसको x एक्सिस बना देते हैं, और ऑब्लिक है तो y एक्सिस भी चाहिए, इसको y एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। m1 मान लो इस तरफ आ रहा है कुछ u1 स्पीड से, सिंप्लिसिटी के लिए ना इसको रेस्ट पे रखते हैं, वो कैरम या बिलियर्ड पूल का एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है ना, वही केस लेते हैं, ये रेस्ट पे ये इस तरफ आ रहा है। कोलिजन के बाद एक पार्टिकल इधर जा सकता है, दूसरा यहाँ से जा सकता है, तो कोलिजन के बाद मान लो, मैं इसमें ही सब बना रहा हूँ, कोलिजन के बाद मान लो ये जो है ये वाला पार्टिकल m1 वो मान लो कुछ इस तरफ जाता है v1 स्पीड, ये जो पार्टिकल है ऐसे स्ट्राइक के m1 इधर गया, m2 मान लो यहाँ कहीं पे जा रहा है v2 स्पीड। अब कुछ एंगल्स बनेंगे, एंगल θ1 ले लेते हैं, ये थीटा, ठीक है ना। तो इसमें हमें स्टडी करना है, स्टडी करना मतलब क्या है, इसके बारे में समझाना है और इक्वेशन बस लिखनी है, सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टडी करना है, ठीक है। तो पहले तो स्टेटमेंट इसका लिखना पड़ेगा, क्या है इसका स्टेटमेंट, शुरुआत में इनके बारे में बताना पड़ेगा। तो क्या लिखो इस स्टेटमेंट की, क्या है, कंसीडर, लिखो कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m1, consider a particle of mass m1, consider a particle of mass m1 moving with speed u1, moving with speed
u1 along x-axis, along x-axis, along x-axis, ठीक है, full stop, कंटिन्यू में ही लिखो, it undergoes elastic collision, it undergoes elastic collision with M2 at rest, it undergoes elastic collision with M2 at rest, ठीक है, ड्रॉ कर लो डायग्राम, बाद में और भी स्टेटमेंट लिखते हैं। हो गया क्या? ओके, अब देखो कोलिजन के बाद वाला स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। कोलिजन के बाद ऐसे एंगल पे जा रहा है, v1 v2 पे जा रहा है, तो उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। बताओ खुद को कैसे लिखोगे? अभी से ये हैबिट डाल दो 11th में, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। 12th में जो तुम्हारे भी सीनियर्स है, जो 12th में है, उसमें भी मैं ये सब करवाता हूँ। तो उनमें मेजोरिटी केस ऐसे होते हैं जिसमें मैं बोलता नहीं हूँ कि भाई ऐसे लिखो जैसे तुम्हारा, मैं उनको बोलता हूँ अपने आप मुझे लिख के दो स्टेटमेंट। अब कहाँ से उनको आता है? मेजोरिटी लिख भी पाते हैं, तो कहाँ से आता है? क्योंकि 11th में उन्होंने प्रैक्टिस की है, तो तुम्हें भी करनी है इसमें, ठीक है ना? 12th में तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बोलो क्या होगा इसमें स्टेटमेंट? ये कोलिजन के बाद वाला स्टेटमेंट भी लिखना है तुम्हें। क्या लिखोगे? तुम्हें सामने वाले को समझाना है, बस ऐसे समझ के चलो। क्या होगा? क्या लिखोगे कि आफ्टर कोलिजन पार्टिकल ऑफ मास m1 is moving with velocity v1 at an angle θ1 with, ऐसे पूरा स्टेटमेंट है। सिमिलरली m2 के बाद देखो,
किया गया है। m2 के लिए भी लिखना है, क्या होगा कि पार्टिकल ऑफ मास m2 इज गोइंग विद वेलोसिटी v2 विद एन एंगल θ2 विद x एक्सिस, ठीक है ना। ये इतना लिख लिया। अब इसकी स्टडी करनी है। स्टडी करनी मतलब क्या, वो मोमेंटम कंजर्वेशन वो सब इक्वेशन लगानी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम लिखो, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या लिखोगे, पी आई इक्वल टू पी एफ, वो वेक्टर में एरो बनाना है, पी आई इक्वल टू पी एफ। तो पी आई इक्वल टू पी एफ मतलब क्या लिख पाओगे, पी आई इक्वल टू पी एफ, इसका मतलब पी आई देखो क्या होगा, एम यू वन वेक्टर में, दूसरे का तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू पी एफ कैसे लिखोगे, एम वी वन प्लस सॉरी m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा। अब जरूरी नहीं है वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, इसको x और y एक्सिस में भी अलग अलग लिख सकते हो। ये तो आई कैप सी कैप में होता है, x और y एक्सिस में भी अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। तो वो भी लिखना है। देखो इसके आगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन, conservation of momentum in x direction। तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम x डायरेक्शन में, देखो सब x में ही लिखना है। तो पी आई इक्वल टू पी एफ, पर किसमें लिखना है, x में, तो यहाँ पे x लिख लेते हैं। इसका मोमेंटम देखो x में ही है, तो इसमें तो क्या m1 u1 लिख सकता हूँ। अब एरो डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब x में लिख रहे हैं, प्लस ये तो रेस्ट पे, तो इसका क्या होगा 0, फाइनल मोमेंटम। अब देखो ये जो है वो तो एंगल पे, पर मुझे सिर्फ x में लिखना है, तो क्या करते हैं, कंपोनेंट बनाएंगे, कॉस आएगा साइन आएगा, और इसके बाद एंगल बन जाए तो कॉस आएगा। तो पहले में क्या लिखेंगे, m1 v1 cos θ1, दूसरे का क्या आएगा, m2 v2 cos θ, ठीक है। देखो ये x में स्टडी किया, ये x में था। अब सिमिलर देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम y डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में अगर हम देखें, पी आई इक्वल टू पी है, तो किसमें y में हमें अप्लाई करना है। तो ये पहले पार्टिकल को देखो, m1 को, m1 तो x में जा रहा है, y में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा 0। दूसरा पार्टिकल फिर s पे, तो क्या होगा 0। अब ये m1 का y में कंपोनेंट कितना होगा, आपको इक्वेशन देख रहे हैं, तो क्या आएगा m1 v1 sin θ1, दूसरे का m2 v2 sin θ2, पर इसका कंपोनेंट देखो नीचे होगा, तो यहाँ पे क्या रहोगे माइनस, तो इधर से क्या लिख सकते हो, m1 v1 sin θ1 इक्वल टू m2 v2 sin θ2। ठीक है, ऐसे x और y में क्या अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। और एक लास्ट पार्ट जो स्टडी करना है इसमें, कोलिजन इलास्टिक दिया, इलास्टिक कोलिजन में एक और चीज अप्लाई कर सकते हो, क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। इलास्टिक में एनर्जी कहीं नहीं जाती, तो जो शुरुआत की एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, कोई फाइनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट ये स्टेटमेंट में ऐड कर दो, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक, kinetic energy is conserved. Since collision is elastic, kinetic energy is conserved.
तो ki इक्वल टू kf यहाँ पे लिख सकते हो। ki शुरुआत की एनर्जी सिर्फ पहले पार्टिकल की होगी, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर सॉरी u1 हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस दूसरे का तो 0 होगा इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ऐसे बस इक्वेशन स्टडी करना आना चाहिए। ठीक है, कि कोई मोमेंटम लगा एक्स में लगा सकते हो, वाई में लगा सकते हो, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन एक दे रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का ही है, तो अप्लाई करना इसमें सीख जाओगे। ठीक है, कैसे स्टडी करना है। ओके, क्वेश्चन लिखो, two billiard balls, billiard, two billiard balls have same mass. Two billiard balls have same mass. ठीक है, the cue ball, CUE, the cue ball strikes the target ball at rest. Strikes the target ball at rest. Full stop. ठीक है, the target ball moves at an angle of 37 degree. The target ball moves at an angle of 37 degree towards the pocket. Find the angle made by cue ball. Find the angle made by cue ball. Find the angle made by cue ball. If collision is completely elastic, find the angle made by cue ball. If collision is completely elastic. ठीक है, तो देखो ये डायग्राम यूज कर सकते हैं। पहले ये बिलियर्ड जो है वो क्या होता है, ये क्या कहते हैं, वो पूल तो पता होगा ना, उस स्टिक से खेलते हैं हम। ठीक है, जो स्टिक होती है उसको क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, CUE, क्यू। ठीक है, स्टिक से अगर कभी खेले हो तो पता होगा, ना खेले हो शायद देखा हो तो, स्टिक से जब हम जिस बॉल को स्ट्राइक करते हैं ना, वो बॉल व्हाइट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्यू बॉल कहते हैं, व्हाइट बॉल नहीं कहते, क्या कहते हैं, क्यू बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या है, क्यू बॉल है, जो क्यू बॉल है, यहाँ से स्टिक से स्ट्राइक किया तो क्यू बॉल क्या है, कुछ स्पीड से जाएगा, तो स्पीड मान लो U1 ले। अब वो टारगेट, ये जो टारगेट बॉल है वो कोई रेड ऑरेंज कोई भी कलर की बॉल हो सकते हैं। ठीक है ना, इसको स्ट्राइक कर रहा है, वो जो टारगेट बॉल होता है अपना, वो तो ऑलवेज रेस्ट पे होता है, वो मूव नहीं करता, वो रेस्ट पे होता है। ठीक है, इसके दो नाम होते हैं, या तो टारगेट बॉल बोल सकते हो या तो ऑब्जेक्ट बॉल बोल सकते हो। अपना काम क्या है, जब हम गेम खेलते हैं, अपना टारगेट क्या है, वो जो होल्स होता है टेबल में, उनको क्या कहते हैं, पॉकेट कहते हैं। तो अपना टारगेट क्या है, क्यू बॉल पॉकेट में नहीं जाना चाहिए, टारगेट बॉल पॉकेट में जाना चाहिए, ये अपना एम होता है। ठीक है, खेलते हैं तो ऐसे कुछ मारा हमने, तो मान लो ये अपना टारगेट बॉल है, ये टारगेट बॉल, पॉकेट यहाँ कहीं पे, तो टारगेट बॉल इधर जा रहा है। ठीक है, टारगेट बॉल मान लो यहाँ कहीं पे जा रहा है, तो क्यू बॉल यहाँ पर कहीं पे जा सकता है। ठीक है, तो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है कितना, 37। तो ये वाला एंगल मुझे
निकालना है, ये कितना एंगल पे जाएगा, ठीक है ना। मास सेम ले अलग है, अगर कभी देखा हो तो ये सेम होता है, आइडेंटिकल होता है एकदम, बस कलर का फर्क होता है, बाकी ऐसे पकड़ के देखोगे ना, वेट करोगे सेम ही होता है। तो मास क्या M1 M2 लिखने की जरूरत नहीं है, M ठीक है ना। तो इसका बेसिक डायग्राम, ठीक है। चलो ड्रॉ करो। देखिए कोलिजन इसमें इलास्टिक है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, और साथ में क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। दो इक्वेशन लगानी होती है, तो दोनों लगाते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, और लिख लो इसके नीचे KI इक्वल टू KF, है ना, KI इक्वल टू KF। KI बोलो, डायग्राम में देख के बोलना है, KI क्या होगा, क्या मतलब बिफोर कोलिजन, और KF मतलब आफ्टर कोलिजन। बोलो KI क्या होगा, हाफ M, अब सिर्फ M ही लिखो, हाफ M U1 स्क्वायर, दूसरे का 0, और वो कोलिजन के बाद बोलो हाफ M V1 स्क्वायर, एक का, दूसरे का कितना होगा, हाफ M V2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इधर M और हाफ कॉमन है, कैंसल हो जाएगा, तो क्या है, U1 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, है ना। ये अपनी एक इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोलिजन नहीं है। तो देखो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो PI इक्वल टू PF ये लगा, पर इसमें ध्यान रखना है वेक्टर में होगा। PI बोलो MU1, वो वेक्टर में ही पूरा लिखना है, दूसरे का क्या होगा 0, PF बोलो MV1 प्लस MV2, ठीक है ना, पूरा वेक्टर में रहेगा MU1, ये ठीक है, MV1 प्लस MV2, इधर भी देखो M कॉमन है, हट जाएगा, तो इधर क्या इक्वेशन आ रही है, U1 इक्वल टू V1 प्लस V2, पर ये वेक्टर फॉर्म में, U1 इक्वल टू क्या V1 प्लस V2 है ना, वेक्टर फॉर्म में। इसमें देखो ये वेक्टर का नॉलेज याद करो, ये V1 प्लस V2 है, दो वेक्टर को ऐड करके इसको क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला याद है, वो √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा है ना, वो वाला यहाँ पे लगा सकते हो, वेक्टर ही तो है, ठीक है। तो इसकी नीचे लिखो अप्लाइंग रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्मूला, अप्लाइंग रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट वेक्टर इसमें कैसे लिखोगे, U1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos। अब देखो cos थीटा होता है फॉर्मूला में, वो थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल। डायग्राम में देखो वो एंगल कितना होगा, थीटा, ये V1 V2 के बीच का एंगल है पूरा, ये तो θ2 अभी के लिए कर दो, तो क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2, है θ1 प्लस θ2, ओके। अब इसमें
देखो इसमें आप देखो सॉल्व कर सकते हैं। ये u1 स्क्वायर अपना इधर का है, इसको ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लिखो सब्स्टिट्यूटिंग u1 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग u1 स्क्वायर, सब्स्टिट्यूटिंग u1 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक बार ट्राई करो अपने आप, ये u1 स्क्वायर इधर सब्स्टिट्यूट करो सॉल्व, इधर से ही होगा, थोड़ा दिमाग लगाना हो जाएगा, 2-3 स्टेप का ही आंसर।